छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। आप जाके देख लीजिए क्या हश्र हो रहा है वहां पे आदिवासियों का। ओडिशा में जाके देख लीजिए, तख्ता पलटी हुए 1 साल नहीं हो रहा है, वहां के आदिवासी लोग अपने आप को चिता में लिटा दे। सरना धर्म कोड झारखंड की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? नहीं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। मुझे लगता है बहुत सही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऑनरेबल राष्ट्रपति को लिखने का काम किया है, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि जो सरना धर्म कोड है या आदिवासी धर्म कोड है वो नहीं होगा तो आज जो आदिवासी समाज के लोग जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो जो चिन्हित धर्म है उनका, वो कहाँ टिक करेंगे। उनके साथ हो गया कि आपके पास यही 3 ऑप्शन, आप इसी में किसी न किसी में टिक करिए, मुस्लिम में टिक करिए, हिंदू में टिक करिए, ईसाई में टिक करिए। ये तो उनकी धार्मिक आजादी का हनन है। धार्मिक राग गाना बंद करे बाबूलाल मरांडी जी, अपने हृदय में हाथ को रख के इस राज्य के बारे में सोचे। भाजपा की गुलामी करना छोड़ दे, इस राज्य के बारे में सोचे। जिनके रुझान इस सरकार के प्रति है, किस तरह से वैसे समाज के लोगों को चुन चुन के वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा, बहुत चालाकी से। दोस्तों, 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए वह अपने आप में कई जगह अचंभित करने वाले भी हैं। जिस तरह से सीएम स्टालिन की कुर्सी गई वह एक अप्रत्याशित था, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और आसाम में भाजपा की वापसी हुई, खासकर पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम रहा, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर इसलिए कि 2.5 लाख सैनिक बलों की तैनाती हुई, करीबन 27 लाख के नाम काटे गए। बावजूद इसके कि करीबन 3 लाख लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट दिया था, इस बात का सबूत दिया था कि वे वोटर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज अनसुनी की गई और जो परिणाम आया उसके बाद साफ है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की सिरनी कही जाती थी, उनकी विदाई हो गई। इन तमाम परिस्थितियों पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुबह झारखंड के कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी। शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आसाम की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आसाम में आपने काफी मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उस रूप में नहीं आया। क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 5 राज्यों में ये जो चुनाव हुआ, ये भारत को लेके, पूरे देश को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। खास करके इसीलिए क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने एक नया प्रयोग कई सारे राज्यों में किया था, जिसकी अगर जिक्र की जाए तो आसाम में जिस तरह से डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था, तो हमारे पास किसी तरह का रणनीति या आंकड़ा पूर्व को लेके हमारे पास नहीं था, क्योंकि सभी विधानसभा नए थे। दूसरी चीज, जिस तरह से अनान फनान में बंगाल में जो एसआईआर का प्रयोग किया गया, जब आप लगातार एसआईआर को इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताते हैं, बीजेपी के विरोधी पार्टियों की तरफ रुझान है और बहुत चतुराई से ये डिलीशन किया गया है। और आप गुहार लगाएंगे भी तो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में कह रही है कि 27 लाख लोगों का ट्रिब्यूनल में आया है, तो हम लोग देखेंगे इसमें। इस बार आपको नहीं वोट देने को मिल रहा, आप अगले बार दीजिएगा। बताइए, आप गुहार किसके पास लगाएंगे? माई बाप इस देश में आप है कौन? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, खास करके झारखंड जैसे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जहां अगले मुझे लगता है कुछ महीनों में यहाँ पे एसआईआर होने वाला है। खास करके यहाँ के आदिवासियों को, खास करके यहाँ के महिलाओं को आप देखेंगे, जिनके रुझान इस सरकार के प्रति है, किस तरह से वैसे समाज के लोगों को चुन चुन के वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा, बहुत चालाकी से। आसाम की चर्चा आपने की। आसाम में जो रिजल्ट आया है उसमें 24 विपक्ष के विधायक हैं, वो 24 में से 22 मुस्लिम्स हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम पार्टी, उसकी ओर तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं तो भाजपा के लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ कि जो आपका नरेटिव था इस देश के लिए, जिस तरह से आप इस देश को रचना चाहते थे, आपने रच दिया है।
हिंदू और मुसलमान में आपने इतना अंतर कर दिया है कि अब अगर किसी पार्टी को मुसलमानों की वोट गलती से भी चली जाती है तो आप उनको मुस्लिम पार्टी कह देते हैं। टीएमसी के खिलाफ में तो आपने यही नैरेटिव गढ़ने का काम किया, घुसपैठी घुसपैठी कह के आपने जिस पार्टी को एक मुसलमानों की पार्टी बतला दिया बंगाल में। आप बताइए ना, ये एसआईआर कार्यक्रम से कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया है? कम से कम देश को, हमें और आपको ये तो जानकारी मतलब लेने की जरूरत है। तो आपने जो देश को जिस तरह से बांटना चाहते थे आप उसमें सफल हो गए हैं। आप तो इस देश को, अब ये देश लोकतांत्रिक देश रहा कि नहीं रहा देवेंद्र जी, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है ये भी धार्मिक देश होते जा रहा है। ये तो धार्मिक देश हो गया है, उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान है, उसी तरह से जिस तरह से ईरान है धार्मिक देश। मुझे लगता है भारत की भी गिनती अब उसमें होना क्या चाहिए। लगता है कि भाजपा जो हिंदुत्व की बात करती है उसका जो मॉडल है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसी तरह माइनॉरिटी की वॉइस जिस तरह पाकिस्तान में दबाई जाती है उसी तरह की माइनॉरिटी की वॉइस भारत में भी उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो दोनों का मॉडल एक है क्या? देखिए, भारत हमेशा से, खास करके आजादी के बाद से, एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। ये मुझे लगता है अन्य सारे, चाहे किसी यूरोपियन देश का आप नाम ले ले या किसी धार्मिक देशों का नाम ले ले, हमेशा से उससे ये देश अलग रहा। यही सब चीजों को देख समझ के पढ़ लिख के हम लोग बड़े हुए हैं। अब इस देश को आप एक धार्मिक विशेष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग उस धर्म के नहीं हैं, आप उसको दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जे का नागरिक की तरह आप उससे व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए नीति नियम बना रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है? इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो भाजपा का जो कल्चर रहा है, और जो कल्चर धीरे धीरे इस देश का कल्चर बनते जा रहा है, ये इस देश की लोकतंत्रता के लिए बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और किस हद तक अब ये देश धर्मनिरपेक्ष है, किस हद तक ये देश लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतांत्रिक तो कोई चीजें हो नहीं रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप उसके पास अपना न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं, तो लोग जाए तो जाए कहाँ? 2014 में भाजपा जब आई थी तो कही थी सबका साथ सबका विकास। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आता है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो वहां का एक बड़ा चेहरा है भाजपा को, वे कहते हैं जिसने मुझे वोट दिया उसका ही विकास। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है 11 साल में जिन्होंने इनको वोट दिया है उनका भी विकास नहीं हुआ है। आप बताइए ना, ये तो आज के समय में हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल और केवल इलेक्शन कैंपेनर और इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा इस देश में अगर कुछ एक अच्छा भी चीज हो रहा है तो आप गिनवा दीजिए हमें। लगातार आप घुसपैठियों की बात करते हैं, व्हाइट पेपर जारी करिए और बताइए आपने इस एसआईआर अभियान से कितने घुसपैठियों को बाहर किया है। देश की स्थिति क्या है आप देख लीजिए, जिसे हम विश्व गुरु बताने का काम करते हैं लगातार ये अपने भाषण में। आज कौन सा देश हमसे राय ले रहा है? ईरान और इजराइल के बीच में जब मध्यस्थता होना है तो पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है। कौन से हम विश्व गुरु है? क्या हमारा स्थिति उस वैसे क्या उसे कहते हैं टेररिस्ट देश से भी हमारा स्तर नीचे हो गया है क्या कि उस देश को बुलाया जा रहा है? मोदी जी जाते हैं, ट्रंप इस बार ट्रंप की सरकार का नारा लगाते हैं, और फिर हमारे देश को ही बतलाया जाता है कि आप उससे तेल नहीं खरीदिएगा, इससे तेल खरीदिएगा। भाई, ये क्या हो रहा है इस देश के साथ? और इन तमाम चीजों का जो असर है आप देखिएगा यहाँ के मजदूरों पे, यहाँ पे किसानों के। देवेंद्र जी, मैं रोज दिन ये जो वर्षा हो रही है, पर्सनली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मौसम बहुत अच्छा है, हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रांची बहुत अच्छा है रहने के लिए। रोज दिन मुझे चिंता होता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये एल नीनो इफेक्ट है। इसके क्या प्रभाव पड़ेगा? बारिश अभी हो रही है, जब बारिश के धान का समय आएगा, खरीफ का मौसम आएगा, बारिश उस समय नहीं होगी। रोज दिन मुझे ये चिंता सताती है। फर्टिलाइजर्स की किल्लत है। जितना राज्य ने फर्टिलाइजर का डिमांड किया है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के पास राज्यों को पूर्ति करने के लिए फर्टिलाइजर नहीं है। ये विश्व युद्ध के कारण ये स्थिति है, मगर हम लोग मंदिर और मस्जिद में व्यस्त हैं। आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की, मुझे लगता है कि जो झारखंड है चारों ओर से भगवा रंग से रंग चुका है। बिहार, इधर देखें छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, और जो अंतिम बचा हुआ था आसरा वो बंगाल भी चला गया।
खतरा नहीं बढ़ रहा है झारखंड में, खासकर हेमंत सोरेन की सरकार पे, अब जो गठबंधन की सरकार पे ज्यादा चुनौतियां नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा समय लूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के चेहरे को मुस्लिम चेहरा बताने की कोशिश की, एक नैरेटिव रखा गया, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया का सवाल वहां भी खड़ा किया गया, जिस तरह से ईडी सीबीआई का प्रयोग चुनाव के वक्त तक वहां हुआ, पहले तक वहां हुआ, ये सारी परिस्थितियां, सारा इंग्रेडिएंट्स झारखंड में भी मौजूद है। सीएम हेमंत के चेहरे को बेहद आसानी से भाजपा मुस्लिम चेहरा बताने में कामयाब हो सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठिया का नैरेटिव पहले भी उसके पास था, आज भी है, तो क्या खतरा नहीं बढ़ा है? मैं इसको इस तरह से देखती हूँ देवेंद्र जी, बंगाल का चुनाव मुझे लगता है कल परसों ही खत्म हुआ है, मगर झारखंड का भी जो चुनाव था, जनरल असेंबली चुनाव था, वो बहुत दिन नहीं होता है। 2024 में ही दिसंबर महीने में वो चुनाव संपन्न हुआ था। आप देखेंगे बिल्कुल इन्हीं नरेटिव्स को इन्होंने भंजाने का काम झारखंड राज्य में भी किया था। वही घुसपैठिया का, वही माँ बेटी बहन को बचाना है, वही गोगो दीदी योजना, वही सारे चीजें को यहाँ पे भी भंजाने का काम किया है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ जो कुछ प्रयोग बंगाल में इन्होंने किया वो झारखंड के प्रयोग से कुछ अलग था, मगर हाँ, निश्चित रूप से एसआईआर बहुत ही एक नया चीज था जिनको इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया है बंगाल के चुनाव में। तो इसीलिए अभी उस एसआईआर का आकलन तुरंत में करना तो संभव नहीं है, मगर जिन नरेटिव्स का आप बात कर रहे हैं उन नरेटिव्स को झारखंड में भी इन्होंने अपनाया है, और क्या हसर यहाँ के लोगों ने किया है वो भी आप देख रहे हैं। क्योंकि झारखंड का चरित्र बहुत अलग रहा है। यहाँ पे बहुत लंबे समय से सभी जाति धर्म के लोग बहुत एक ताना बाना जो यहाँ पे रहा है वो बहुत अलग है। यहाँ पे सभी लोग अपने एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ जात धर्म से ऊपर लोग अपने राज्य को मान के चलते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण भी झारखंड अलग राज्य है। मगर निश्चित रूप से ये जो एसआईआर प्रयोग हुआ है ये बहुत नया प्रयोग है। हम लोगों ने बिहार में देखा, हम लोगों ने बंगाल में देखा है। अब ये इसका क्या असर झारखंड में होता है इसका मैं आकलन अभी नहीं बता सकती, इमेजिन करते हैं, आकलन तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मगर निश्चित रूप से भारी नेगेटिव प्रभाव खास करके आदिवासियों और महिलाओं के वोट बैंक में पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक एज्यूम्शन करता हूँ। मान लीजिए कि झारखंड में 14-15 लाख वोट काट दिए जाते हैं, उसमें 8 लाख या 7 लाख वोट यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के होते हैं, 7-8 लाख वोट मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं, और ये दोनों ही कम्युनिटी जो है ये गठबंधन की सरकार का बड़ा स्तंभ मानी जाती है। उस हालत में यदि ऐसा होता है, यदि सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति 2029 में होती है, यदि सीएम हेमंत के चेहरे को मुस्लिम चेहरा बताने में कामयाबी हद तक कुछ हासिल होती है, क्योंकि ऐसे भी जेएमएम को मुस्लिम मुक्ति मोर्चा पार्टी कहा जाने लगा है, शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है हमारे सरकार में सभी समाज और समुदाय का प्रतिनिधित्व है। ये नरेटिव इस तरह के बातों को बिल्कुल हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पार्टी जो है सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सबसे सेक्युलर पार्टी है, और हमारे शासन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है सभी जात धर्म के लोग सबसे सुरक्षित हैं। बीजेपी के शासन में ये नहीं था, मगर यहाँ पे सबसे सुरक्षित है। हिंदू भी अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं, मुसलमान भी अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं, आदिवासी भी अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये मेरी बात नहीं, आप गांव घरों में जाके पूछ लीजिए कि वो किनके सरकार में सुरक्षित है। आज मणिपुर की स्थिति देखिए ना, जीता जाता उदाहरण है। बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने इतना समय दिया और उसी समय मणिपुर जल रहा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, आप जाके देख लीजिए क्या हश्र हो रहा है वहां पे आदिवासियों का। ओडिशा में जाके देख लीजिए, तख्ता पलटी हुए 1 साल नहीं हो रहा है, वहां के आदिवासी लोग अपने आप को चिता में लिटा दिए हैं। तो मैं आपको क्या बतलाऊं, यहाँ पे असुरक्षित कौन है, किस राज्य में लोग हैं, वो तो जब वहां पे बीजेपी की सरकार बनती है 1 साल बाद वहां के लोगों को कान पकड़ना पड़ जाता है। ये तो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी आई थी ना, जब वो हंसदहा के जंगल को काटा गया था, वो चुनाव के हंसने के जंगल को काटा गया। वही मैं कह रही हूँ, बीजेपी के ही शासन में वो सब चीजें, तो झारखंड में बीजेपी के शासन में चले जाए, ताकि यहाँ जितना भी खनन है, जितना भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में बैठे हुए हैं, यहाँ लोगों के घरों को उजाड़ के, यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ के वो तमाम चीजों को
अदानी अंबानी को प्लेट में सौंप दिया जाए। और यही सब चीजें आप हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। मेन मीडिया ये सब दिखाती कहाँ है? मेन मीडिया ये सब दिखाती कहाँ है? उड़ीसा में जो चीजें हो रही है, मणिपुर में लोग वहां से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, बचा लीजिए, हम लोग को बचा लीजिए। कोई दिखा रहा है चैनल? तो ये स्थिति है। और मगर लोग जिस धर्म के नशा में चूर है, तो फिर धार्मिक देश इस देश को अगर होगा तो आप देखिए क्या खामियाजा आने वाले समय में होता है। एक दिन मैडम कि चुनाव के ठीक पहले या रिजल्ट के ठीक पहले सीएम हेमंत एक बड़ी घोषणा करते हैं। वो प्रेसिडेंट को, राज्यपाल को और पीएम मोदी को एक पत्र लिखते हैं सरना धर्म कोड के लिए। चूंकि कास्ट सेंसस की शुरुआत हो चुकी है, सरना धर्म कोड झारखंड की पॉलिटिक्स में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? नहीं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। मुझे लगता है बहुत सही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऑनरेबल राष्ट्रपति को लिखने का काम किया है, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि जो सरना धर्म कोड है या आदिवासी धर्म कोड है वो नहीं होगा तो आज जो आदिवासी समाज के लोग जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो जो चिन्हित धर्म है उनका, वो कहाँ टिक करेंगे? वो कहाँ टिक करेंगे? तो जबरन उनके साथ हो गया कि आपके पास यही 3 ऑप्शन, आप इसी में किसी ना किसी में टिक करिए। मुस्लिम में टिक करिए, हिंदू में टिक करिए, ईसाई में टिक करिए। ये तो उनकी धार्मिक आजादी का हनन है। तो ये निश्चित रूप से बहुत जरूरी चीज है। कल परसों मैं देख रही थी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि नहीं, सबके मन का नहीं हो सकता है। उन्होंने यही बयान दिया कि अरे सबके मन का कैसे कर दीजिएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको तो आप उनका अधिकार दीजिएगा, उनके अपने स्वेच्छा के धर्म को चिन्हित करने का। और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं दिया? और कांग्रेस के समय में अदर्स का कॉलम हुआ करता था, अदर्स का कॉलम, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग विभिन्न धर्मों में है और कई सारे यहाँ पे, क्योंकि 700 से अधिक आदिवासी समाज इस देश में है। कुछ भील से है, कुछ गोंद से है, मणिपुर में जाइएगा आप तो चिलिंग ट्राइब्स हैं, बहुत सारे मिसिंग ट्राइब्स है, बहुत तरह तरह के वहां पे ट्राइब्स, यहाँ पे देश में ट्राइब्स है। सभी को अलग अलग कोड नहीं दिया जा सकता है, तो एक अदर्स का कॉलम था। 2016 में बीजेपी की सरकार ने उस अदर कॉलम को भी हटाने का काम किया। क्यों नहीं बात करते हैं बाबूलाल मरांडी जी उस पर? उनका कहना है या उनकी ओर से वॉइस आती है कि सरना सनातन तो एक ही है। धार्मिक राग गाना बंद करे बाबूलाल मरांडी जी। अपने हृदय में हाथ को रख के इस राज्य के बारे में सोचे। भाजपा की गुलामी करना छोड़ दे, इस राज्य के बारे में सोचे पहले। अगला सवाल होगा मैडम, देश की ट्राइबल पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन कहां खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि देश की ट्राइबल पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा या सबसे बड़ा चेहरा है? क्यों नहीं? राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और एक पहचान है उनकी। और निश्चित रूप से ट्राइबल लीडर्स में माननीय हेमंत सोरेन जी भी जाना जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।